हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? लॉकडाउन बढ़ गया है तो अभी तो ऐसे काम चलेगा, ठीक है। बाकी आप रेगुलरली इसको फॉलो करते रहिए जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और फिजिक्स का चैप्टर हम आगे बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसमें हम पहले छोटी मोटी बातें कर लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखिए। इफ पोटेंशियल एट एनी प्लेस is given as V is equal to 5x 12y plus 3xy plus 6z square, ठीक है। ये कुछ भी लिख दिए, आगे कोई लिखिए -6yz, ठीक है। ओके, आगे बढ़िए। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन, ठीक है। ट्राई कीजिए। आइए अब देखते हैं। आपको याद होगा मैंने एक फॉर्मूला बनाया था, E इक्वल्स टू माइनस डेल V बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल V बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल V बाई डेल जेड के कैप। और मैंने आपको बताया था ये डेल का मतलब है पार्शियल डिफरेंशिएशन। देखिए इसको कैसे करते हैं। पहले तो हम एक्स एक्सिस के, भाई ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। तो वोल्टेज का जो एक्स पे डिपेंड करता है उसके रेस्पेक्ट में आप इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दीजिए। मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज की वैल्यू वो रखनी है जिसमें एक्स आ रहा है 5x प्लस 3xy और नहीं आ रहा आई कैप। सिमिलरली इसी तरह से पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। y के रेस्पेक्ट में रख देंगे 12y प्लस 3xy माइनस 6zy अपॉन डेल y जे कैप। अब तीसरा वाला रख दीजिए प्लस डेल z वाला है यानी कि 6z स्क्वायर माइनस 6yz अपॉन dz, और यहां आ जाएगा आपके पास k कैप। इस तरह से पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। अब 5x का तो 5 हो जाएगा प्लस x के रेस्पेक्ट में ये y कांस्टेंट होगा और 3 भी कांस्टेंट होगा, तो 3y आई कैप प्लस सिमिलरली y के रेस्पेक्ट में 12, y के रेस्पेक्ट में 3x कांस्टेंट हो जाएगा, y के रेस्पेक्ट में माइनस 6z जे कैप प्लस माइनस यहां ऑलरेडी ले लिया हमने कॉमन, तो z के रेस्पेक्ट में 12z, z के रेस्पेक्ट में 6y और ये आ गया k कैप। ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन। वोल्टेज से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, एट ओरिजिन। ओरिजिन के लिए x, y और z क्या हो जाता है 0। तो इसमें आप x, y, z की वैल्यू 0 रख दीजिए अगर कुछ आ रहा है तो -5 ये 0 हो गया प्लस 12, अच्छा 5 आई कैप प्लस 0 प्लस 12 जे कैप, ये भी 0 हो गया सारा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारे पास -5 आई कैप माइनस 12 जे कैप, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो 5 का स्क्वायर 12 के स्क्वायर का रूट यानी कि 13 वोल्ट पर मीटर। दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो ये होता है हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन, जहां मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज का रिलेशनशिप बताया था, और मैं चाहे तो आपको मैंने यहां पे लिख भी दे दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। ये आया था IIT 2014 में आया था, है ना। लिखिए इसको। assume that electric field E is equal to 30x square I cap exist in space the potential difference VA minus V
VO, where V naught is potential at origin and VA is potential at x is equal to 2 मीटर। तो अच्छे से फाइंड लिख लेना, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VO। ठीक है, ट्राई कीजिए। हमें यह पता करना है, ये ओरिजिन पर है पोटेंशियल और VA 2 पर है। ट्राई कीजिए एक बार। आइए, हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। हमें पता है पोटेंशियल क्या होता है, dB इज इक्वल टू माइनस ऑफ E का इंटीग्रेशन। कि सर आपने dr क्यों नहीं लिखा? बेटा E की इक्वेशन में x आ रहा है तो मैंने x के हिसाब से कर दिया, तो इसको क्या कर दूंगा मैं, इंटीग्रेट कर दूंगा। मुझे निकलना है a माइनस बी, यानी कि VA VO। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा तभी तो आएगा। और जब ये करा है तो मैं लिखूंगा XA और XO। ठीक है, तो ये हो जाएगा VA माइनस VO माइनस E कितना है, XO XA। E कितना है 30 x² dx, 30 बाहर आ गया, n इंटू n प्लस 1, तो x3/3। XA कितना है 2, और ये क्या है ओरिजिन, तो यहां 2 और 0 लिख दूंगा, ये हो गया 10, और x का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, ये हो गया हमारे पास 80 वोल्ट। तो आंसर है आपका VA माइनस VO विल बी 80 वोल्ट। ठीक है, चलिए साहब, तो इस तरह से हमारा ये पार्ट खत्म होता है। अब हमारा चैप्टर नंबर 1 में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल था जिसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, वो पोर्शन है, और इसलिए मैं यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल पूरा डील करूंगा। उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी सब एक साथ पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, बेटा डाइपोल का क्या मतलब है? डाइपोल का मतलब दो पोल। जैसे मैग्नेट में भी दो, मैग्नेट भी अपने आप में डाइपोल है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। ऐसे इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब है कि जब दो चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू है ना, अपोजिट चार्जेस एक फाइनाइट डिस्टेंस पर यानी कि बहुत पास रखे हों, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी ने 2D क्यों लिखा? अब तुम्हारी एनसीईआरटी में यही है और हर जगह बुक में भी यही दे रखा है, मैं इसको आर भी लिख सकता था। तो इसके लिए कुछ क्वांटिटीज हम लोगों को डिफाइन करनी है। ठीक है, तो पहले तो आप इसमें लिखिए डाइपोल मोमेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज है। डाइपोल मोमेंट को हम P से बताएंगे, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका फॉर्मूला होता है Q, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच की डिस्टेंस, और इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, ये है हमारे पास डाइपोल मोमेंट। एक बार बोर्ड में क्वेश्चन भी आया था कि डिफाइन डाइपोल मोमेंट, तो इट वाज सिंपल कि डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू अपोजिट चार्जेस। क्लियर? ओके, डाइपोल की यूनिट क्या आएगी? एक तो सिंपली देख लीजिए, कूलम इंटू मीटर, तो कूलम इंटू मीटर आ गया, और एक और इसकी है डिबाई। डिबाई होता है 10/3 इंटू 10 की पावर -30 कूलम इंटू मीटर। ये मैंने ऐसे याद करा, इसको सेंटीमीटर में समझ लेना, कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3.33 इंटू 10 की पावर -30 कूलम इंटू मीटर आ जाएगा। ठीक है, ओके। आइए, दूसरी चीज हमें डाइपोल के लिए हमें पोजीशन समझनी है। बेटा अगर ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो ये वाली लाइन जो है, ये वाली पोजीशन, चाहे ये हो या ये वाली पोजीशन हो, इसको हम बोलते हैं एक्सियल पोजीशन या एंड ऑन पोजीशन या 10A पोजीशन भी बोलते हैं, कई बुक्स में लिखा होता है। ठीक है, और इन दोनों के सेंटर पे यानी कि D डिस्टेंस पर दोनों से, ये वाला, इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन
या ब्रॉड-ऑन पोजीशन, ठीक है। चलिए, या 10B भी बोल सकते हो, मुझे ध्यान नहीं हो क्या था 10B था या नहीं था, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं तीसरी चीज इसमें जो हमें पढ़नी है कि हमें इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखना है। तो तीसरा लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तीसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। चलिए ये तो इजी है। अच्छा, हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन दो जगह पर है। एक है एट द एक्सिस और एक है एट इक्वेटोरियल प्लेन। ये हमें निकालना है, ठीक है। 12th के सिलेबस के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो सिंपल है। अगर आपके पास प्लस क्यू माइनस क्यू 2D डिस्टेंस पर है तो मैं इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं जो यहां से R डिस्टेंस पे मान लेता हूं अभी, ठीक है। ठीक है, तो शुरू करें। प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर की तरफ, है ना, इसको मैं बोल देता हूं E1, और माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर की तरफ, इसको मैं बोल देता हूं E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको A पॉइंट कह देता हूं, A, है ना, एक्सिस के लिए। एक्सिस पर इज गिवन बाय E1 प्लस E2, ठीक है। अब E2 अपोजिट डायरेक्शन में है तो मैं मैग्नीट्यूड वाइज माइनस कर दूंगा। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज देखूं इन दोनों में से बड़ा कौन होगा, E2 बड़ा हुआ है, तो मैं लिख देता हूं E2 माइनस E1। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। E2 कितना आएगा, इसके कारण K Q अपॉन, ये पूरा क्या माना, अच्छा इसका सेंटर से मान लो R, सेंटर से डिस्टेंस इसकी मान लीजिए R है ना, इस तरह से अब आएगा बचा। तो ये डिस्टेंस कितनी है, R माइनस D का स्क्वायर, ठीक है, माइनस KQ, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये R प्लस D का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिए तो KQ कॉमन ले लीजिए और इसका आप एलसीएम ले लीजिए, ये वाला, तो ये वाला तो यहां पे आ जाएगा R प्लस डी का स्क्वायर माइनस इसके लिए आ जाएगा R माइनस डी का स्क्वायर। तो ये होगा KQ, इसको ओपन कीजिए, R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2RD माइनस ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2RD डिवाइडेड बाय, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये जाएगा R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का स्क्वायर KQ। अब इसमें से देख लीजिए, ये हो गया कैंसिल, 2RD हो गया 4RD, ठीक है, और नीचे हो गया R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए यहां पर अब हमें एक assumption ये लगानी पड़ेगी कि D कहां से आ गया, D डिस्टेंस हो गया, हाँ, तो हम ये मानेंगे कि assumption है, ठीक है। मैं इसको इधर लिख देता हूं, है ना, बाद में आप मेरे पास जगह कम है वरना वो पैरामीटर से बाहर निकल जाएगा। तो लिख देंगे सिंस D इज लेस देन R, D जो है R स्क्वायर से छोटा है तो D स्क्वायर विल बी वेरी वेरी लेस देन R स्क्वायर, तो मैं D स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दूंगा। ये हो जाएगा मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ 4RD अपॉन R की पावर 4। अब सुनो, मुझे ये डाइपोल मूवमेंट की टर्म में चाहिए, है ना, और डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, Q इंटू 2D, तो मैं इसको Q इंटू 2D की टर्म में लाऊंगा। Q मेरे पास है, D मेरे पास है, 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख देता हूं, तो 2K और ये हो गया Q इंटू 2D इंटू 2, सॉरी R
r की पावर 4, यहां से हो गया 2 और यहां पे लिख दूंगा q इंटू 2d इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट, तो 2kp अपॉन r क्यूब, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इक्वेटोरियल प्लेन पर। लिख लीजिए पहले आप इसको। अगर लिखिए एट इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब हो गया कि ये प्लस क्यू, थोड़ा नीचे लिखता हूं, प्लस क्यू माइनस क्यू, ये डिस्टेंस आपके पास 2d, और यहां पर इस वाले प्लेन पर मतलब यहां से d पर और d पर एक पॉइंट है P जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। चलिए सर, अब जरा ध्यान से समझते हैं। अगर आप कहें कि प्लस क्यू के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो मैं बोलूंगा इधर होगा। माइनस के कारण इधर होगा, ठीक है, और ये डिस्टेंस मैं r मान लेता हूं। और अब आप समझ लीजिए कि अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल देता हूं, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e cos थीटा, और ये हो गया हमारे पास e sin थीटा। ये जो e है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है, और ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो इस e का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा e cos थीटा, दोनों मिला करके मैं कह दूंगा 2e cos थीटा, ठीक है, और इसका यहां पे कंपोनेंट आ जाएगा रेड इस वाले का e sin थीटा, तो ये वाला और ये वाला कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 2e cos थीटा। देख लीजिए एक बार, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, E की वैल्यू रखनी है, इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये डिस्टेंस x मान लेता हूं तो ये आएगा k q अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। अब आपको क्या करना है, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल करके यहां पर रखनी है। तो ये जो ट्रायंगल था आपका, है ना, ये r ये d, कोई सा भी एक ट्रायंगल, ये थीटा ये x, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा विल बी d बाय x, है ना। तो मैं यहां वैल्यू पुट अप कर देता हूं, k q अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस थीटा हो गया d बाय x। तो और इसको क्या कह सकता हूं, q इंटू 2d p, तो ये k p अपॉन एक्स क्यूब। और अगर मैं x की बात करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, क्योंकि मैं आंसर x के फॉर्म में नहीं चाहता हूं, ठीक है। तो मैं x की जगह लिख सकता हूं आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का 1/2, तो ये होगा के पी आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का 3/2। अब यहां पे मैं कह दूंगा कि d इज लेस देन r, तो इसको भी नेगलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा के पी अपॉन आर क्यूब, ये हो गया आपका इक्वेटोरियल प्लेन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। देख लीजिए इसको, अगर आप दोनों को ध्यान से देखें, मतलब इसमें जो आंसर आया था वो आया था इस वाले में एट द एक्सिस 2kp अपॉन आर क्यूब, ये एक्सिस के लिए आया था, है ना, और इक्वेटोरियल प्लेन के लिए आया, यानी कि इक्वेटोरियल प्लेन से डबल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। नोट करके लिख सकते हैं, कॉपी का टॉप पे लिख लेना, ठीक है, कॉपी का टॉप पर लिख लेना कि एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इक्वेटोरियल का डबल होता है, ऐसे। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे निकालते हैं, हेडिंग डालिए, तीसरी चीज इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, चौथा लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आइए, अब देखो यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में इन्होंने ये बोला था कि एक्सिस पे निकालो और इक्वेटोरियल पे निकालो, बस। यहां पर हमें पोटेंशियल के लिए निकालना है कि कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले दिया,
कि वहां निकालो। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना क्योंकि बड़ा लंबा डेरिवेशन है और मैं एनसीईआरटी के बेस पे डेरिवेशन कर रहा हूं। ठीक है, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, और ये सेंटर से कोई पॉइंट मैंने ले लिया है r डिस्टेंस पर, p पॉइंट है जहां पे मुझे पोटेंशियल निकालना है थीटा डिग्री पर d और d। ठीक है, मुझे यहां पर पोटेंशियल निकालना है। तो शुरू करते हैं। पहले तो मैं कह देता हूं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इसको मैं कह देता हूं r1 और उसको कह देता हूं मैं r2। तो पोटेंशियल में डायरेक्शन तो होती ही नहीं बेटा, तो Vp में डायरेक्ट लिख दूंगा इसके कारण प्लस उसके कारण। ठीक है, तो इसके कारण लिखता हूं के क्यू अपॉन r1 माइनस के क्यू अपॉन r2। अब सारी जद्दोजहद r1 r2 की है, तो यहां पर अभी आपको पूरा निकालेंगे नहीं, सिर्फ सिंपली लिखेंगे बाय ज्योमेट्री, क्योंकि इसको निकालेंगे तो फिर हमारा एक पेज और खराब हो जाएगा और ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, इसमें फिजिक्स में हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे बाय ज्योमेट्री। r1 स्क्वायर इज डी स्क्वायर, हाँ डी स्क्वायर, ये याद रखना पड़ेगा, r स्क्वायर माइनस 2rd cos थीटा, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो r1 क्या आ गया, डी स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2rd cos थीटा 1/2। अब इसमें से आपको r स्क्वायर कॉमन लेना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास r स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2d cos थीटा अपॉन r। ठीक है, r स्क्वायर कॉमन ले लिया पूरे में से। अब इसको मैं इसके रूट से बाहर निकालता हूं, ये हो गया r। अब मुझे पता है कि डी स्क्वायर बहुत छोटा है r स्क्वायर से, तो डी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर विल बी वेरी लेस देन 1। ठीक है, तो मैं इसको कर दूंगा नेग्लेक्ट, ये नेग्लेक्ट हो गया, तो मेरे पास आ गया 1 माइनस 2d cos थीटा अपॉन, ये नेग्लेक्ट हो गया, 1 माइनस 2d cos थीटा अपॉन r 1/2। सिमिलरली r2 स्क्वायर क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर, अच्छा इन दोनों में से बड़ा कौन है, r1 है r2, r2 बड़ा है ना, तो यहां पे ये प्लस आ जाएगा। ये आपको ये वाला रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। और सेम इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसकी भी वैल्यू आ जाएगी, r2 इक्वल टू r1 माइनस 2d cos थीटा अपॉन r 1/2, है ना। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अब 2 और 3 से वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप करनी है। देखते हैं, तो Vp आ गया हमारे पास KQ, R1 की वैल्यू ये रही, ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2d cos थीटा अपॉन r 1/2। ठीक है, देख रहे हो कुछ छूट ना जाए। और इसको रखेंगे r2 की वैल्यू r1 प्लस 2d cos थीटा अपॉन r 1/2। ठीक है, अब आप Vp को मैच तो है, लिखेंगे KQ बाई r कॉमन ले लीजिए और इसको आप ऊपर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2d cos थीटा अपॉन r की पावर माइनस 1/2। ये हो जाएगा 1 प्लस 2d cos थीटा अपॉन r की पावर 1/2 माइनस में। ठीक है, अब समझिए, ये चीज जो है एक से छोटी है ना, 2d cos थीटा अपॉन r एक से छोटा है हियर, क्यों, क्योंकि d बहुत छोटा है, उसको आपने r से डिवाइड करा और cos थीटा भी एक से कम ही है, तो हम कह सकते हैं हियर
2d cos theta upon r is less than 1. So apply बाइनोमियल. बाइनोमियल का सीधा सीधा हिसाब ये है कि इस चीज को आपको यहां पे मल्टीप्लाई कर देना है. VP KQ अपॉन R और ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस 1/2 2d cos थीटा अपॉन R. ठीक है, माइनस, अब इसको देखिए 1 माइनस 1/2 2d cos थीटा अपॉन R. क्लियर? अब इसको आगे बढ़ाइए. VP इसको हटा देता हूं. ठीक है, तो इसको आप ओपन करेंगे तो KQ अपॉन R 1 प्लस 2 से 2 कट गया d cos थीटा अपॉन R, है ना. ये खुलेगा माइनस प्लस d cos थीटा अपॉन R. ये दोनों मिलकर के हो गए 2d cos थीटा अपॉन R और R मिलकर के हो गए R स्क्वायर. और ये देखो मेरे को क्या मिला है, डाइपोल मोमेंट. तो ये भी P की फॉर्म में आ गया KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर. ये आपका फाइनल रिजल्ट. ठीक है, देख लीजिए. अब देखिए, अब इसमें भी आप अगर आपको एक्सिस पे निकालना है, यानी कि आपको इस पॉइंट पे निकालना है, तो थीटा कितना रख देंगे आप 0. और थीटा 0 रख दिया तो क्या आ गया आंसर V एक्सिस. cos 0 1 होता है, KP अपॉन R स्क्वायर विल बी योर आंसर. ठीक है, और अगर आपको इक्वेटोरियल प्लेन पे निकालना है, थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री. तो V इक्वेटोरियल प्लेन पे 90 डिग्री रख दीजिए और cos 90 क्या हो गया 0. ठीक है, देखिए इसको. और अब आगे बढ़ते हैं. क्या सीखा हमने, पहले हम उसकी बात करते हैं. ठीक है, तो एक बार फिर से समझते हैं. वंस मोर सेक्शन में हमने डाइपोल की बातें करी थी कि डाइपोल क्या है, कि सिर्फ ऐसी चीज जिसमें एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्जेस बहुत छोटी सी डिस्टेंस पर रखे होंगे. इसके कारण हमने सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला और फिर हमने पोटेंशियल निकाला. पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास आया था 2kp cos थीटा अपॉन R स्क्वायर. ठीक है, स्क्वायर है यहां पर, और यहां पर मैं डाइपोल मोमेंट Q × 2d पढ़ी रखा है. फिर हमने कहा कि आपको एक्सिस पे निकालना है तो थीटा 0 रख दीजिए. एक्सिस पर आ जाएगा आपके पास 2kp अपॉन R स्क्वायर. और इक्वेटोरियल प्लेन पर पोटेंशियल नहीं होता. अब इस तरह का कोई भी फॉर्मूला हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का 12th के सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए. इसका डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, मैं इसको डायरेक्ट लिख दूंगी इज इक्वल टू KP अपॉन R क्यूब 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा 1/2. अच्छा, दोनों के लिए फिगर सेम ही है. फिगर की बात करोगे तो आप ये समझ सकते हो कि किसी भी P पॉइंट पर जो सेंटर से R डिस्टेंस पर है वो थीटा एंगल पर है ना. चाहे इस वाले फॉर्मूले के लिए बात कीजिए या इस वाले फॉर्मूले के लिए बात कीजिए. तो अगर आपको एक्सिस पे निकालना है तो थीटा आप 0 रख दीजिए. थीटा आप 0 रख देंगे तो cos 0 क्या हो गया 1 3 1 4 4 का रूट 2, तो 2kp अपॉन R क्यूब आ गया. ठीक है, और अगर आप इक्वेटोरियल प्लेन की बात करेंगे तो थीटा आपको 90 रखना पड़ेगा और cos 90 क्या हो जाएगा 0. तो ये हो जाएगा आपके पास इक्वेटोरियल प्लेन के लिए KP अपॉन R क्यूब.
और इसको आप लिख सकते हैं कि एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल प्लेन का डबल होता है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास सिलेबस में नहीं था, हमने दूसरे तरीके से निकाला है और ये हमारा डेरिवेशन सिलेबस में है। तो डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के फॉर्मूले में ये याद रखिए, जहां पर क्यूब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जनरली हमारा KQ/R² आता था, बट यहां पे क्यूब आता है। क्यों? क्योंकि P होता है Q इंटू 2D, तो 1 मीटर ऊपर आ रहा है, इसीलिए 1 मीटर कटेगा तो मीटर का स्क्वायर बचेगा, जैसे यहां मीटर का स्क्वायर आ रहा था, इसी तरह से R² यहां आता है। ठीक है, चलिए अगला लिखिए, टॉर्क ऑन ए डाइपोल। टॉर्क ऑन ए डाइपोल, डेरिवेशन है आज तो, ठीक है, क्योंकि डाइपोल में खत्म कर दूंगा इस लेक्चर में आज। चलिए अब ये समझिए कि आपके पास कोई डाइपोल है +Q और -Q करके, और किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने इसको इस तरह से रखा है। थीटा एंगल। अब आप ये समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर +Q वाले चार्ज पर किधर फोर्स लगेगा? इधर, और इसका फॉर्मूला होगा Q इंटू E, और माइनस वाले पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ, तो ये होगा Q इंटू E। ये हमारे पास फोर्स लग रहा है इसमें, ये जो फोर्स है वो इसकी लाइन ऑफ एक्शन इधर है और इस फोर्स का इधर है, तो ये फोर्स इसको इस तरह से घुमाने की कोशिश करेगा और ये दोनों फोर्सेस एक टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। तो टॉर्क क्या होगा? फोर्स, कोई भी एक फोर्स और दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये देखिए, ये अगर ये 2D है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा हो गया, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2D sin थीटा, है ना। टॉर्क क्या होता है? फोर्स और दोनों के लाइन ऑफ एक्शन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर? तो ये हो गया आपके पास 2D sin थीटा। अब टॉर्क नहीं पता है तो 11th में एक बार जाकर के आपको पढ़ना पड़ेगा। फोर्स कितना हो गया? QE 2D sin थीटा। फिर से देखिए, Q 2D को मैं लिख सकता हूं डाइपोल मोमेंट, तो टॉर्क का फॉर्मूला आ गया मेरे पास PE sin थीटा, इसको मैं लिख सकता हूं P क्रॉस E। इस तरह की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? सोचो कैसे निकालते हैं? A क्रॉस B की डायरेक्शन कैसे निकलती है? अगर ये A है, ये B है, तो A क्रॉस B की डायरेक्शन कैसे निकलती है? राइट हैंड से A से B की तरफ उंगली घुमाइए, आपका थंब बताएगा आपको A क्रॉस B की डायरेक्शन। अगर मैं यहां बात करूं तो माइनस से प्लस, ये मेरा P है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इधर है, तो P से E की तरफ उंगली घुमाऊंगा तो यहां पर डाइपोल आएगा अंदर की तरफ, है ना, -1 है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका मतलब ये हो गया कि डाइपोल, इसको जो डाइपोल रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इस तरह से घुमा रहा है, इस तरह से, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगाकर इसको इधर घुमाएगा, तो देखते हैं कि ये करेगा क्या। ऐसे करके इसको घुमा रहा है, तो यहां पर जब आ जाएगा इस तरह से, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सोचिए, अगर इसका अरेंजमेंट ऐसा कर देता हूं, -Q + Q इस तरह से, और ये रहा मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, तो P क्या होता है? माइनस वाले से प्लस वाले चार्ज की तरफ, तो थीटा इस केस में क्या हो गया? 0, तो टॉर्क कितना लगेगा? 0। लेकिन अगर मैं कह दूं कि ये ऐसे रखा है, +Q -Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तो इस केस में थीटा कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। ये देखिए P, ये P की डायरेक्शन है ना, तो थीटा कितना हो गया? 90। sin 90 कितना होता है? 1, तो टॉर्क आ गया PE। आप समझ रहे हैं? ये ऐसा रखा है, अगर परपेंडिकुलर रखा है तो इस पर टॉर्क लगेगा और ये घूमेगा, और जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आ जाएगा, इस पर टॉर्क लगना बंद हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये बात आपको समझनी है। अगर मैंने इसको ऐसे रखा है,
प्लस क्यू माइनस क्यू, और डाइपोल मोमेंट इधर है इसका, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ये ऐसे घूमेगा, ठीक है। और अगर ये मैं ऐसा रख देता हूं और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तो ये ऐसा घूमेगा, समझ रहे हो। वजह क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये कोशिश करता है कि ये डाइपोल जो है, डाइपोल मोमेंट जो है, ये इसको घुमा करके, डाइपोल मोमेंट किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, इसको घुमा करके मैं अपनी डायरेक्शन में ले आऊं, यानी कि ऐसे। अब इसमें डाइपोल मोमेंट कैसा है, नीचे, तो इसको घुमा करके ये अपनी डायरेक्शन में ले आता है, और जैसे ही इसकी डायरेक्शन में आता है डॉट लगना बंद हो जाता है। तो लिखिए इस बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ये कोशिश करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ये कोशिश करता है कि डाइपोल मूवमेंट उसके खुद की डायरेक्शन में आ जाए, ठीक है। देखो ना, यहां पे देखो, यहां पे डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तो टॉर्क लगा ही नहीं बेचारा ये। लेकिन यहां पे डाइपोल मूवमेंट देखिए इधर है, तो कह रहा है मैं इसको ऐसे घुमा दूंगा, है ना। ऐसा है तो कह रहा है मैं ऐसे घुमाऊंगा, ऐसा है तो मैं कह रहा है ये ऐसे घुमाऊंगा, मैं कह दूं ये ऐसा है, ऐसा है तो कि ये किधर है, कि मेरी डायरेक्शन में, कि हाँ ठीक है, तो मैं टॉर्क नहीं लगाऊंगा, ठीक है। चलिए छोटी मोटी सी प्रैक्टिस कराता हूं। अगर सपोज किसी डाइपोल मोमेंट इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ये किस तरफ घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। और अगर डाइपोल मोमेंट इधर है तो, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अब किधर घूमेगा, डाइपोल मोमेंट इधर होने का मतलब नीचे माइनस ऊपर पॉजिटिव, अब ये ऐसे घूमेगा, ठीक है। अगर सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और डाइपोल मोमेंट ऐसा है, डाइपोल मोमेंट ऐसा होने का मतलब माइनस क्यू प्लस क्यू, तो ये इसको किधर घुमाएगा, ऐसे, ठीक है। चल इसकी चौथी चीज लिख लीजिए, चौथी पांचवी जो भी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये समझ लीजिए कि आपके पास कोई डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो डाइपोल मोमेंट अभी मैंने माना कि ये θ1 एंगल पर है इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। अब मैं इसको घुमा करके इस तरफ ले जाना चाहता हूं, यानी कि माइनस क्यू इधर आ जाए प्लस क्यू इधर आ जाए, यानी कि मैं यहां से इसको θ2 एंगल पे घुमाना चाहता हूं। अब बताइए कि मैं इसको, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कोशिश कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है मैं इसको ऐसा घुमाऊंगा, अब मैं इसको उल्टी डायरेक्शन में घुमाना चाहता हूं, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। और मैं इसको घुमा करके जब ऐसे करूंगा तो मैं वर्क करूंगा, और जब ऐसे कर दूंगा तो वो वर्क जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, है ना। अभी तो ऐसा है, अब मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट को घुमाऊंगा और वर्क करूंगा, और ये जब ऐसा हो जाएगा यूं करके यूं, तो इसका मतलब मैंने जो वर्क करा है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया है, कि ठीक है सर फिर क्या होगा। अब सपोज करो ये ऐसा था, मैंने फोर्स लगा करके इसको ऐसे करके ऐसे कर दिया, ऐसे, तो मेरा वर्क इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। अब जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा ये फिर से ऐसे हो जाएगा, तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है, ठीक है। तो वो एनर्जी कंजर्वेशन है। अब देखना यह है कि बेटा मैं इसको ऐसे करके ऐसे घुमाना चाह रहा हूं, तो मैं मेरे को टॉर्क लगाना पड़ेगा। अभी जो टॉर्क इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है वो ये है, जैसे जैसे मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा थीटा की वैल्यू चेंज होगी, यानी कि टॉर्क चेंज होगा, यानी कि मैं जो वर्क करूंगा वो वेरिएबल टॉर्क की वजह से लगेगा। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और अगर मैं सर्कुलर मोशन की बात करूंगा तो टॉर्क इंटू थीटा, है ना। मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं ना, तो मैं ये वाली बात करूंगा। इस वाले में याद है आपको, अगर फोर्स वेरी करता था तो एफ डॉट ds करके आप इंटीग्रेशन करते थे, यहां क्या करेंगे, टॉर्क को डी थीटा करके आप इंटीग्रेट कर देंगे, क्लियर। तो मैं वही करूंगा कि मैं इसको अगर ऐसे घुमा रहा हूं और मैं ये कह दूं
कि मैं इसको यहां से यहां यानी कि डी थीटा एंगल घुमा रहा हूं, तो डी थीटा एंगल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय स्मॉल एंगल डी थीटा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन। तो वर्क डन कैसे निकलेगा? स्मॉल वर्क डन टॉर्क इनटू डी थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? पीई साइन थीटा डी थीटा। तो ये हो गया मेरे पास इसको यहां से यहां तक लाने में वर्क डन, ठीक है, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नेट वर्क डन, नेट वर्क डन in rotating the dipole from theta 1 to theta 2। अब मैं theta 1 से theta 2 घुमाऊंगा तो वर्क डन करना पड़ेगा मेरे को, और ये दिया जाएगा sin थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन theta 1 से theta 2। अब इसको करिए, तो मैं हटाता हूं, यहां लिखता हूं तो चलिए दिखाई बन जाएगा 0 से w। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया w, पीई बाहर हो गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा थीटा 2 थीटा 1, ठीक है। अब वहां पे आपको थीटा 2 और थीटा 1 रखना है, माइनस में बाहर ले लेता हूं, तो ये हो गया कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो W हो गया पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। अब सपोज करो मैं यहां कह दूं इफ थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो कॉस 90 क्या हो गया? 0। तो ये हो जाएगा मेरे पास थीटा 2 हो गया थीटा, तो ये हो गया मेरे पास, ये 0 हो गया, माइनस हो गया, तो माइनस पीई कॉस थीटा। और ये वर्क, सिंस द वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो U इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा, और U हो गया मेरे पास P डॉट ई। कि सर ये क्या कर दिया आपने, इसको क्यों मान लिया? बेटा करने का तरीका यही है कि अगर मैं ये मान लूं कि अगर कोई डाइपोल ऐसे है, ठीक है, ऐसे, और मैं उसको कहीं पर भी घुमाऊंगा तो मुझे जो वर्क करना पड़ेगा वो ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट इज द वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। Here theta 1 is the initial angle of dipole moment from electric field। चलिए अब ये कहता है कि आपको क्वेश्चन में बोल देता है कि एक डाइपोल का इनिशियली यानी कि माइनस क्यू, ये प्लस क्यू है, और ये डाइपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा 1 एंगल पर है, ठीक है। और अब आपको बोलता है कि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाना है आपको, और घुमा करके आपको इस तरह से कर देना है, प्लस क्यू इधर आए माइनस क्यू इधर आए, यानी कि आप कितना एंगल पे इसको घुमाना चाहते हैं। पहले ये थीटा 1 पे था, अब आप थीटा 2 पे घुमाना चाहते हैं। तो बोलता है वर्क डन। वर्क डन सिंपल है, वर्क डन क्या होगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? चलिए अभी जितना है पोटेंशियल एनर्जी, और इसको घुमा करके इधर जब कर देंगे तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी दोनों का डिफरेंस ही आना है। तो U2 कितना है और U1, U1 कितना है पहली कंडीशन में? माइनस पीई, भाई क्या होता है? U इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, तो U क्या होता है? माइनस पीई कॉस थीटा 1, ठीक है। तो
u1 हो गया माइनस पीई कॉस थीटा 1। सिमिलरली u2 निकालिए, माइनस पीई कॉस थीटा 2। तो वर्क डन कितना हो गया, माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस पीई कॉस थीटा 1। इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, माइनस को कॉमन ले लीजिए, पीई कॉस थीटा 2 माइनस पीई कॉस थीटा 1। और याद कीजिए हमने ये पहले ही निकाला था, यानी कि हमारा जो फॉर्मूला है माइनस पी डॉट ई वो सही काम कर रहा है, ठीक है। अब याद कीजिए इसी फॉर्मूले में हमने थीटा 1 को 90 रख करके इसको थीटा मान करके डेरिवेशन को कंप्लीट कर दिया था, है ना। चलिए लिखिए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, लिखिए। बोर्ड 2011 में ये क्वेश्चन आया था और उस वक्त उस पेपर का ये दूसरे नंबर का टफेस्ट क्वेश्चन था। लिखिए, ठीक है, लिखिए। टू स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल AB एंड CD, इस तरह से each of dipole moment P are kept at an angle of 120 degree as shown in the figure. What is the resultant dipole moment of this combination, comma, if this system is subjected to an electric field directed upon positive x-axis, what will be the magnitude and direction of torque acting on this? और जो डायग्राम आपको दिया गया था पेपर में वो कुछ इस तरह से था, प्लस क्यू, थोड़ा इधर बनाता हूं, है ना, प्लस क्यू माइनस क्यू और ये है आपके पास माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ठीक है। ये था आपके पास ए बी और ये था आपके पास सी डी, दो डाइपोल ए बी और सी डी दिए गए थे। और इलेक्ट्रिक फील्ड आप पे ये हो गया, ठीक है, जो इनिशियली दोनों आपस में 120 डिग्री पर थे। सॉल्व करते हैं। पहले तो बोलता है ये रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट बताइए। तो पहले हम निकालते हैं रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट। तो कितने डाइपोल हैं यहां पे, एक तो ये रहा नीचे से ऊपर की तरफ P है ना, माइनस से प्लस, और दूसरा माइनस से प्लस इधर की तरफ ये वाला, और दोनों के बीच में कितना एंगल है 120 डिग्री का। तो P नेट निकालना है। आपको याद है दो फोर्सेस के बीच में 120 डिग्री का एंगल होता है, F और F दोनों अगर 120 डिग्री के एंगल पर हो तो रिजल्टेंट भी F ही आता है, याद है। तो निकाल दीजिए, P नेट हो गया P स्क्वायर, जहां पे ऐसे कर दे, P स्क्वायर नहीं आ रहा आपको तो 2P इंटू P cos 120 डिग्री, और सॉल्व कर दीजिए। वरना आपको याद होगा 2f cos थीटा बाई 2, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था 2f cos थीटा बाई 2, है ना। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आपको ये याद कीजिए, मैंने आपको कूलम्स लॉ पढ़ाया था, वहां पर ये मैंने आपको बताया था। वरना वेक्टर वाला जो लेक्चर है उसमें बताऊंगा मैं, क्लास 11th में जाके देखिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा P।
ठीक है, और इसकी डायरेक्शन कहां होगी, इसके बिल्कुल बीच में 60 डिग्री पर, ठीक है, बोला नहीं है बट फिर भी एट 60 डिग्री फ्रॉम एनी डाइपोल मोमेंट। चलिए, ये हो गया हमारे पास पहली चीज, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो कहां आएगा, यहां पर पी नेट, ठीक है, जो कि यहां से 60 डिग्री पे होगा। ये पूरा 120 है ना, सोचो ये पूरा क्या है 120 डिग्री। तो अगर मैं कहता हूं कि यहां से 60 डिग्री पर है तो ये कितना है 30 डिग्री है ना, तो आप लिख सकते हैं और एट 30 डिग्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा आपको ठीक लगे। वैसे पूछा नहीं है बट फिर भी मैंने बता दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इस डायरेक्शन में है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कितना है 60 डिग्री, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री, ये क्या है पी नेट। क्लियर है, इसमें बोलिए कोई दिक्कत है ना। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट में इसने बोला है कि इस पर बताइए आप नेट टॉर्क कितना होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टॉर्क दोनों बताना है, ठीक है। चलिए अब हम टॉर्क की बात करते हैं। एक डाइपोल आपने देखा ऊपर की तरफ है P, दूसरा डाइपोल आपने देखा इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बोला इधर है, इन दोनों का रिजल्टेंट आपको पता है इधर है P नेट, है ना। ये पूरा क्या है 120, और 120 के बीच में से अगर जो जा रहा है वो कितना होगा 60 डिग्री पर, तो ये कितना है नेट टॉर्क आपको निकालना है। P नेट कितना है P, E कितना है E साइन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो 1/2 PE आ गया टॉर्क, ठीक है। अब बताइए डायरेक्शन, P किधर है इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है इधर, तो P से इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ उंगली घुमाइए, अंगूठा किधर जा रहा है अंदर की तरफ, यानी कि माइनस के है। दिस इज योर सेकंड आंसर। ठीक है, एक बार फिर से बताऊं क्या भाई, देखो बेटा इसने क्या कहा था कि एक डायपोल ऊपर है एक इधर है, तो नेट बताइए किधर है। तो जब P और P भाई दो फोर्सेस हैं, एक F और एक F, दोनों 120 डिग्री पर है, तो नेट कितने पे जाएगा 60 डिग्री पे तो जाएगा किसी भी एक से, और F का रिजल्टेंट भी ऐसे आता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल आ गया इसका 30 डिग्री, बस इन दोनों का निकाल दिया, ठीक है। तो ये था हमारा डाइपोल, एक बार आप देख लीजिए, मैक्सिमम आज हमने थ्योरी पढ़ी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इक्विलिब्रियम डील करेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या है, और इक्विलिब्रियम कराने के बाद में शायद मैं कुछ क्वेश्चन कराऊं, और फिर उसके बाद हम लोग कैपेसिटर शुरू करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, सी यू गाइस।